हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है पॉलिटी एसएससी पीवाईक्यूज पार्ट 6। लेक्चर की शुरुआत से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, एक छोटा सा सवीकरण है जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान में चीफ मिनिस्टर के कर्तव्यों का मेंशन करता है या फिर उनके बारे में जिक्र करता है? विकल्प है आर्टिकल 164, आर्टिकल 166, आर्टिकल 167 या फिर आर्टिकल 163। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, आर्टिकल 167। स्पष्टीकरण, आर्टिकल 167 भारतीय संविधान का चीफ मिनिस्टर्स की ड्यूटीज को असाइन करता है। अब हम बात करें कि चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज क्या होती हैं। तो देखिए, वो 3 काम मुख्य करते हैं। सबसे पहला होता है ब्रिज बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेकंड, हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड चीफ क्राइसिस मैनेजर। एंड तीसरा, चेयरमैन ऑफ वेरियस स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहले अगर हम उसकी बात करें, द ब्रिज बिटवीन द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो देखिए, जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, अगर उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, इनकी आगे वाली पॉलिसी क्या है, या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शंस किस तरीके से ले जा रहे हैं, तो गवर्नर सीधा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मिनिस्टर से बात नहीं करेंगे बल्कि स्टेट सीएम से बात करेंगे। वैसे ही अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नर से कोई बात करनी है तो वो डायरेक्टली जाके बात नहीं करते हैं बल्कि सीएम के थ्रू बात करते हैं। तो ये पहला फंक्शन हुआ कि एक ब्रिज होते हैं गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। दूसरा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी उसके जो हेड होंगे वो चीफ मिनिस्टर होंगे, और इसी के साथ साथ जितने भी स्टेट के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, नेचुरल जितने भी मुद्दे हैं उन सबको कैसे मैनेज करना है, कैसे उन पर राय देनी है, वो भी कौन देखेगा? चीफ मिनिस्टर देखेगा। और तीसरा, कि जितनी भी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, भले वो स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल हो, स्टेट ट्रांसपोर्ट काउंसिल हो या कुछ भी हो, ज्यादातर के जो चेयरमैन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट चीफ मिनिस्टर होते हैं। और अगर वो चेयरमैन नहीं है तो वो होंगे चीफ रिसीवर, यानी जो कोई भी चेयरमैन या हेड है वो चीफ मिनिस्टर को अल्टीमेट रिपोर्ट करेगा ही करेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पॉलिटिकल साइंस निम्नलिखित में से किसकी साइंस है? विकल्प है इकोनॉमिक इंजीनियरिंग, कल्चरल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग या फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। स्पष्टीकरण,
पॉलिटिकल साइंस साइंस है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मतलब है डिजाइन करना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को सोसाइटी के अंदर इस तरीके से कि जो पेपर डिक्रीज हैं उनका इस्तेमाल हो सके, लॉज का इस्तेमाल हो सके, रेफरेंडा का इस्तेमाल हो सके, ऑर्डिनेंसेस का इस्तेमाल हो सके, और इन सब का इस्तेमाल करके जो एक डिजायर्ड इफेक्ट है वो अचीव किया जा सके। तो ये होता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अंग नहीं है स्टेट का? सही उत्तर देने के लिए आप पहले विकल्प देख लीजिए, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी, पॉपुलेशन या इंस्टीट्यूशन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, इंस्टीट्यूशन। स्पष्टीकरण। स्टेट के चार महत्वपूर्ण अंग होते हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब हो गया इंडिपेंडेंट। जो पहले दो एलिमेंट्स हैं वो फिजिकल और मेटेरियल बेसिस को कंसिस्ट करते हैं, और बाद के जो हैं वो पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल बेसिस को कंसिस्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्टेट के महत्वपूर्ण अंगों में से नहीं है। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है जहां पे विकल्प है, जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एग्जीक्यूटिव से ही आता है। दूसरा, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो जुडिशरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जुडिशरी से ही आते हैं। तीसरा, जो एग्जीक्यूटिव हैं वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और लेजिस्लेचर से ही आते हैं। चौथा, लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जुडिशरी से ही आता है। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, जो एग्जीक्यूटिव हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेचर के लिए और लेजिस्लेचर से ही आते हैं। स्पष्टीकरण। अगला प्रश्न है, जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, ये निम्नलिखित में से किससे इंस्पायर्ड है? विकल्प हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या फिर यूके कॉन्स्टिट्यूशन। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। स्पष्टीकरण। भारतीय प्रेम्बल ने जो आइडल्स लिए थे लिबर्टी के, इक्वलिटी के और फ्रेटर्निटी के, वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, और इसी के साथ जो इंडियन स्टेट है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी डिसाइड की गई एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। तो देखिए, अगर हम बात करें इन तीनों आइडल्स की, तो फ्रांस में हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, फ्रांस क्रांति के दौरान ये आइडियाज वहां पे डेवलप्ड हुए थे। अगर हम इन आइडियाज का मतलब समझें, सबसे पहला आता है हमारा लिबर्टी, दूसरा आता है हमारा इक्वालिटी, तीसरा आता है हमारा फ्रेटर्निटी। अगर हम बात करें लिबर्टी की, सबसे पहले की, तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ बिलीफ, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि हर किसी के पास आज़ादी है कि वो कुछ भी मानना चाहे मान सकता है, कुछ बोलना चाहे बोल सकता है, या किसी भी चीज़ पे अपने विचार जो हैं उन्हें प्रदर्शित करना चाहे तो कर डाल सकता है। अब हम बात करें इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी का मतलब होता है नो सोशल
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंशिएशन। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल डिफरेंशिएशन नहीं करना है, जिसका मतलब है कि हर कोई एक ही है सोसाइटी में। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यानी कि भले ही हम रिलीजन बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे और किसी भी बेसिस पे एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग साथ हैं, यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो ये तीनों आइडियाज जो थे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रांस में डेवलप्ड हुए और उसके बाद ये भारत आ जाते हैं जब भारत इन्हें बोरो करता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला प्रश्न है कि जो अथॉरिटी है भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने की, वो निम्नलिखित में से किसके पास है? विकल्प हैं, प्रेसिडेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, पार्लियामेंट के पास है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, पार्लियामेंट। स्पष्टीकरण कि जो अथॉरिटी है भारत में राज्यों की सीमा बदलने की, वो भारत में पार्लियामेंट के पास है। तो देखिए, अगर हम बात करें इसके बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है वो डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज उसका नाम है। अब इसके अकॉर्डिंग भारतीय टेरिटरी 3 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहला हिस्सा आता है स्टेट और प्रोविंसेस। दूसरा हिस्सा चाहता है यूनियन टेरिटरीज को और तीसरा हिस्सा जाता है टेरिटरी में बी एक्वायर्ड एनी टाइम। पहला हिस्सा स्टेट ऑफ प्रोविंसेस, यानी जितनी भी भारत में स्टेट है उनका। दूसरा हिस्सा यूनियन टेरिटरीज, यानी भारत में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो। तीसरा हिस्सा होता है टेरिटरीज, जो कि अभी भारत में नहीं है लेकिन उन्हें कभी भी लिया जा सकता है। इन सब की बाउंड्रीज, नेम, ये सब मेंशन होते हैं हमारे आर्टिकल 1 में। वहीं पे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो हैं ये डील करते हैं बाउंड्रीज के चेंज से। स्टेट की बाउंड्री चेंज हो जाए, यूनियन टेरिटरीज की बाउंड्री चेंज हो जाए, नाम बदल दिया जाए या बाकी कुछ भी हो। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल होते हैं उसके लिए मेन। इस पे कौन फैसला ले सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट फैसला ले सकता है। वहीं पे जो आर्टिकल 4 होता है वो देता है नो अमेंडमेंट, यानी स्टेट के नाम और बाउंड्रीज बदलने के लिए पार्लियामेंट को कोई भी अमेंडमेंट नहीं करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि आर्टिकल 1 के अंदर। ये आसानी से हो सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे ही स्टेट्स के नाम वगैरह बदले जा सकते हैं। अब इसमें जो एक नियम है वो आपको याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो कंसर्न स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट का ये प्रस्ताव भेजेंगे और ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये अपनी राय उस चीज पे दे सकता है। हालांकि पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात माने, चाहे तो ना माने। पार्लियामेंट बाउंडेशन में नहीं होता है कि उसको बात माननी ही माननी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो शेड्यूल 7 है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, वो निम्नलिखित में से किस चीज को संजो के रखता है? विकल्प है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को, एक्ट्स बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू को, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, या फिर जो डिवीजन ऑफ पावर्स है 3 लिस्ट में उसको। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, डिवीजन ऑफ पावर्स इनटू 3 लिस्ट। स्पष्टीकरण, 7 शेड्यूल जो है वो अलोकेट करता है पावर और फंक्शंस को यूनियन और स्टेट्स के बीच में। यहाँ पे 3 लिस्ट होती हैं। यूनियन लिस्ट जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, 97 सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टेट लिस्ट जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट लॉज बना सकती है, 66 सब्जेक्ट्स होते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पे दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, 47 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो देखिए, बात करें इन लिस्ट के बारे में तो हमें वापस चलना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस एक्ट में सबसे पहली बार 2 लिस्ट का जिक्र देखने को मिलता है। सबसे पहली जो लिस्ट थी वो थी फेडरल लिस्ट, और दूसरी जो लिस्ट थी वो थी प्रोविंशियल लिस्ट। जो फेडरल लिस्ट थी उस पे सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकता था, और वहीं पे जो प्रोविंशियल लिस्ट थी वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर को परमिशन थी लॉज बनाने की। तो हमने जो यूनियन लिस्ट ली और जो स्टेट लिस्ट ली, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो की। फेडरल लिस्ट का नाम चेंज करके हमने यूनियन लिस्ट कर दिया और प्रोविंशियल लिस्ट का नाम चेंज करके हमने स्टेट लिस्ट कर दिया। लेकिन जो तीसरी लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमने बहुत बाद में बोरो की, और वो बोरो करी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि एक ऐसी लिस्ट जिसपे तीनों ही लॉज बना सकते थे, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। लेकिन इसमें याद रखिएगा, अगर कोई भी एक सब्जेक्ट है जिसपे दोनों ही गवर्नमेंट ने लॉज बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, तो ऐसे में हमेशा जो सेंट्रल लॉ होगा वो सुप्रीम होगा, यानी वो ओवरराइड कर देगा स्टेट लॉज को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान में फाइनेंशियल इमरजेंसी को मेंशन करता है? विकल्प है आर्टिकल 360, आर्टिकल 350, आर्टिकल 340 या फिर आर्टिकल 330। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे ए, आर्टिकल 360। स्पष्टीकरण, जो प्रोविजन है फाइनेंशियल इमरजेंसी का वो एंश्राइंड है आर्टिकल 360 में कॉन्स्टिट्यूशन के। ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड यूनियन गवर्नमेंट के लिए, अगर कोई भी ऐसा खतरा है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब कर सकता है भारत की, तो उसके लिए अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फिर जो क्रेडिट है इंडिया का या इंडिया की किसी भी टेरिटरी का वो खतरे में है, तो वो इसके लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 अमेंडमेंट महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन है फाइनेंशियल इमरजेंसी पोस्ट करने का, उस सेटिस्फेक्शन को जुडिशियल रिव्यू के लिए पेश नहीं किया जा सकता। यानी प्रेसिडेंट ने किस बेसिस पे सेटिस्फेक्शन जताया है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन को भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि मैक्सिमम एज क्या है सुपर एनुएशन की या रिटायरमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी। विकल्प हैं 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 60 ईयर्स या 70 ईयर्स। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी 65 ईयर्स। स्पष्टीकरण कि जो करंट एज है रिटायरमेंट की सुप्रीम कोर्ट जजेस की वो 65 साल है, वहीं पे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी 62 साल है। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के दोनों के ही जो जजेस होंगे उनका कोई भी मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर उम्र आपने क्रॉस करी हो तो ही आप अपॉइंट हो सकते हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट और दी हाई कोर्ट जज। कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है, बस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मीट होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम एज डिसाइडेड है कि सुप्रीम कोर्ट के जज मैक्सिमम 65 ईयर्स तक ही सर्व कर सकते हैं और हाई कोर्ट के जज मैक्सिमम 62 ईयर्स तक ही सर्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड करते थे। विकल्प है रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी फाइनेंस मिनिस्टर। स्पष्टीकरण फाइनेंस मिनिस्टर जो पोस्ट थी वो थी श्री प्रणब मुखर्जी के पास, जिससे पहले वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को होस्ट करता है। विकल्प है द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर लोकसभा स्पीकर। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी द लोकसभा स्पीकर। स्पष्टीकरण जो जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का उसे प्रेसिडेंट द्वारा बुलाया जाता है और जो स्पीकर हैं वो उसे प्रिसाइड करते हैं। और अगर स्पीकर एब्सेंट हैं तो डिप्टी स्पीकर होंगे वो प्रिसाइड करेंगे, और अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन जो होंगे राज्यसभा के वो प्रिसाइड करेंगे। तो देखिए जॉइंट सेशन की अगर हम पीछे की वजह जानने की कोशिश करें तो हर बिल में 5 रीडिंग्स होती हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है जनरल रीडिंग्स का। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है स्क्रूटिनी बाय पार्लियामेंट्री कमिटीज। तीसरा होता है वोटिंग एंड डिबेटिंग। फिर होता है बिल इन अदर हाउस, और लास्ट होता है प्रेसिडेंट कंसर्न। ठीक है, तो जनरल रीडिंग में सिर्फ बिल किस चीज के बारे में है, क्या क्या प्रावधान है वो बताए जाएंगे। दूसरे स्टेप में जो पार्लियामेंट की विभिन्न विभिन्न कमेटी हैं वो उस बिल को चेक करती हैं कि उसमें चीजें जो बोली गई हैं उसमें फैक्ट्स कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, क्या क्या डेटा है। एक पूरी रिपोर्ट तैयार होती है, वो रिपोर्ट रखी जाती है पार्लियामेंट्री मेंबर्स के आगे, फिर उस पर डिबेट और बिल के लिए वोटिंग होती है।
अगर बिल हाउस से पास हो गया तो दूसरे हाउस में जाएगा, और दूसरे हाउस से भी पास हो गया फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट का कंसर्न लेने के लिए या एसेंट लेने के लिए। लेकिन अगर बाय चांस जो बिल है वो चौथे स्टेप में अटक गया, यानी कि वो एक हाउस से तो पास हुआ लेकिन दूसरे हाउस में वो पास नहीं हुआ, तो ऐसे में इसे हम कहते हैं डेडलॉक बिटवीन दी हाउसेस। जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तब प्रेसिडेंट कॉल करते हैं जॉइंट सेशन के लिए, और जॉइंट सेशन को हैंडल करने के लिए 4 लोगों को रखा जाता है। सबसे पहला जो स्पीकर होंगे वो ही प्रिसाइड करेंगे, स्पीकर नहीं है तो जो डिप्टी स्पीकर होंगे वो प्रिसाइड करेंगे, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो जो डिप्टी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के वो प्रिसाइड करेंगे, और अगर वो भी नहीं है तो कोई भी पार्लियामेंट्री मेंबर जिसको पार्लियामेंट के लोग खुद से ही चुनेंगे वो प्रिसाइड करेंगे। चेयरमैन जो होंगे राज्यसभा के वो कभी भी जॉइंट सेशन को प्रिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि वो एक एक्स ऑफिशियल मेंबर है, और इसी के साथ साथ वो एक पोर्टफोलियो भी होल्ड करते हैं जो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट जो है वो निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए थे? विकल्प है अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या रशिया। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर जो है वो है ए अमेरिका। स्पष्टीकरण। फंडामेंटल राइट्स को अमेरिकी संविधान से लिया गया था। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को कंटेन करते हैं। फंडामेंटल राइट्स असल में बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि हर सिटीजन को दिए जाते हैं ताकि वो इक्वालिटी के साथ सोसाइटी में रह सके। 6 फंडामेंटल राइट्स भारत में हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो देखिए जो भारतीय संविधान है वो 3 तरह की डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। सबसे पहला आता है हमारा सोशल डेमोक्रेसी, दूसरा आता है हमारा इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, तीसरा आता है हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो जो सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी है ये असल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू दी जाती है, जिसको कि हमने लिया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये होते हैं हमारे नॉन एनफोर्सेबल, यानी कोर्ट में इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। वहीं पे जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है इसी प्रॉमिस की जाती है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, और जैसा कि हमने देखा इसको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, और ये होते हैं हमारे एनफोर्सेबल इन कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो टर्म है पॉलिटिक्स सबसे पहली बार कब यूज किया गया? विकल्प है प्लेटो द्वारा, जॉन लॉक द्वारा, अरिस्टोटल द्वारा, सॉक्रेट्स द्वारा। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे सी अरिस्टोटल। स्पष्टीकरण। जो पॉलिटिक्स टर्म है सबसे पहली बार अरिस्टोटल ने इस्तेमाल किया था, और अरिस्टोटल ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत फेमस एक डायलॉग दिया कि मैन इज अ सोशल एनिमल।
कि इंसान जो है वो एक सामाजिक जानवर है। ये भी बोलने वाले कौन थे? अरिस्टोटल ही थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेसिडेंट्स के नाम इस संदर्भ में दोबारा से लगाएं जैसे कि उन्होंने सर्व किया था। विकल्प हैं, सबसे पहले एन.एस. रेड्डी, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन, ज्ञानी जैल सिंह। दूसरा, सबसे पहले हैं आर वेंकटरमन, दूसरे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तीसरे ज्ञानी जैल सिंह, चौथे एन.एस. रेड्डी। तीसरा है, सबसे पहले एन.एस. रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। आखिरी है एन.एस. रेड्डी, आर वेंकटरमन, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, एन.एस. रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। स्पष्टीकरण, सबसे पहले नीलम संजीवा रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक, ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक, रामास्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक, शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। अगला प्रश्न है कि किसने सबसे पहली बार डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया था? विकल्प है मैचियावेली, लॉकी, प्लेटो या अरिस्टोटल। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, प्लेटो। स्पष्टीकरण, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एक कॉन्सेप्ट था जो कि गुड्स की ऑनरशिप को दर्शाता था सोसाइटी में। यानी कि ये मानना कि यहाँ पे जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सोसाइटी में वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का बिल आया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पे, वो कब किया गया? विकल्प है 1952 में, 1956 में, 1950 में या 1951 में। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे बी, 1956। स्पष्टीकरण, जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो किया गया 1956 में। तो देखिए यहां पे सबसे पहली बार सरकार ने कमीशन को अपॉइंट किया जिसे हम जानते हैं धार कमेटी के तौर पे। ये जो कमेटी थी इसने रिजेक्ट कर दिया स्टेट का जो आइडिया था रीऑर्गेनाइजेशन का लैंग्वेज बेसिस पे। यानी इनका कहना था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीजन ना किया जाए। उसके बाद सरकार ने जेवीपी कमेटी को अपॉइंट किया। जेवीपी कमेटी में आपके जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रतापी सीतारमैया शामिल थे। इस कमेटी ने भी नो लिंग्विस्टिक बेसिस का समर्थन किया। लास्ट में जो कमेटी अपॉइंट की गई वो थी फैजल अली कमीशन। इस कमीशन ने लिंग्विस्टिक बेसिस को जोड़ दिया नेशनल इंपॉर्टेंस से कि स्टेट्स का डिवीजन लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया जा सकता है लेकिन नेशनल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हो। और इसी के बेसिस पे जो आपका बिल था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स 1956, इस बिल को पास किया गया और इसके तहत शुरुआत में 14 नए स्टेट्स को स्थापित किया गया था। अब यहां पे एक और चीज है कि जो आंध्र प्रदेश है
वो 1953 में बना या 1956 में बना? क्योंकि एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है वो भारत का सबसे पहला स्टेट है जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स के लिए। तो इसमें जो कंफ्यूजन आती है वो ये आती है कि क्या इसको 1953 में बनाया गया, 1956 में बनाया गया? तो देखिए 1953 में जो स्टेट बनाया गया था वो था आंध्रा। 1956 में जो हैदराबाद स्टेट था और जो आज के मॉडर्न टाइम के तेलंगाना का जो एरिया है वो मर्ज करके बना दिया गया एक नया स्टेट जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। तो 1953 में जो बनाया गया था वो आंध्रा था, लेकिन 1956 में जो बनाया गया वो आंध्र प्रदेश था और उसमें हैदराबाद और तेलंगाना दोनों को ही मिक्स कर दिया गया। अगला प्रश्न है बोडो और डोगरी को 8 शेड्यूल के द्वारा 8 शेड्यूल में किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था? विकल्प है 91st अमेंडमेंट, 92 अमेंडमेंट, 81st अमेंडमेंट, 85th अमेंडमेंट। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे 91st अमेंडमेंट। स्पष्टीकरण 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 8 शेड्यूल था उसे अमेंड कर दिया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संतली भाषाओं को इसमें जोड़ दिया गया, जिससे कि जो टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस थी वो 22 हो गई। अगला प्रश्न है कि भारत में मिनिमम एज क्या चाहिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए? विकल्प है 30 साल, 35 साल, 40 साल या 37 साल। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी 35 ईयर्स। स्पष्टीकरण आर्टिकल 66 के तहत जो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को वो मिनिमम 35 ईयर्स का होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो किसी भी इंसान को पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से रोक सकते हैं अगर वो इंसान उस पब्लिक ऑफिस से बिलोंग नहीं करता है? विकल्प है सेंट्यूररी, मैंडामस, प्रोहिबिशन और क्यू वारंट। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी क्यू वारंटो। स्पष्टीकरण क्यू वारंटो वो रेट है जो इशू किया जाता है किसी भी पर्सन को पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से जिससे वो बिलोंग नहीं करता। अगला प्रश्न है नीति आयोग को बनाया गया था निम्नलिखित में से किसको रिप्लेस करने के लिए? विकल्प है प्लानिंग कमीशन, IRDA, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए प्लानिंग कमीशन। स्पष्टीकरण नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया उसको स्टैब्लिश किया गया एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा प्लानिंग कमीशन को हटाने के लिए जनवरी 2015 में। जो प्लानिंग कमीशन था उसको स्थापित किया गया 1950 में और इसको हटा दिया गया जनवरी 2015 में। अगला प्रश्न है कि किसका रिकमेंडेशन जरूरी होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निकालने के लिए उनके ऑफिस से बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज और हर टर्म?
विकल्प है प्राइम मिनिस्टर का, स्पीकर ऑफ लोकसभा का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, या पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यहाँ पे डी, जो दो हाउसेज है पार्लियामेंट उनका। स्पष्टीकरण, आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए बिफोर हिज कंप्लीशन ऑफ टर्म। अगला प्रश्न है कि कितने टाइप के रेट भारतीय संविधान में दिए गए हैं। विकल्प है 5, 4, 3 या फिर 2। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए। स्पष्टीकरण, भारतीय संविधान में 5 तरह के रिट दिए गए हैं: हैबियस कॉर्पस, सर्ट्यूररी, क्यू वारंटो, मैंडामस और प्रोविजन। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के सब क्लॉज 2 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट्स को इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स की इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, बल्कि जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ बाकी चीजों पे भी रिट्स को इशू कर सकता है। इसलिए जो रिट्स जुरिडिक्शन होती है हाई कोर्ट की वो ब्रॉडर होती है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपति की ओथ को कौन देखता है। विकल्प है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। स्पष्टीकरण, आर्टिकल 60 के तहत भारतीय संविधान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो एडमिनिस्टर करेंगे ओथ को, और अगर वो अब्सेंट है तो जो कोई भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो एडमिनिस्टर करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी दी थी। विकल्प है ऑस्टिन ने, डार्विन ने, अरिस्टोटल ने या मार्क्स ने। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, ऑस्टिन। स्पष्टीकरण, 19वीं सेंचुरी में जो थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी थी उसको लीगल कॉन्सेप्ट देने वाले ऑस्टिन थे, जो कि इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे। अगला प्रश्न है फंडामेंटल ड्यूटीज निम्नलिखित में से किस पार्ट में है भारतीय संविधान के। विकल्प है पार्ट सेकंड, पार्ट 3, पार्ट 5 या फिर पार्ट 4 है। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है पार्ट 4 थे। स्पष्टीकरण, फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 51A में और पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रखा गया है। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।